नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और आदरणीय गुरुजी भाऊ तोरसेकर सर, चरण स्पर्श सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मोदी जी 75 साल में रिटायर होंगे कि नहीं होंगे? मेरे मन में तो यही आ रहा है कि अभी मोदी जी कांग्रेस और वामपंथ के छाती पे मूंग दलेंगे और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत रोना बाकी है। लेकिन पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, अब संघ प्रमुख खुद ही कह रहे हैं रिटायरमेंट का एज सेट कर दिया 75 साल। अब तो रिटायर हो ही जाएंगे। जी भाऊ। हाँ, वो सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे थे, या भवन खरा को पता नहीं। ये कागज भी ढंग से नहीं पढ़ लेते, पेपर भी नहीं देख लेते। अरे वो जी। किसके बारे में बोल रहे हैं? सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे हैं। मोहन भागवत किस, अच्छा। कम से कम पूछो उनको कि भाई आप किसके बारे में बोल रहे हैं, तो पता चलता कि ये 80 के आसपास पहुंच रही है, तो 5 साल भी ज्यादा हो गए, इनको रिटायर कर दो। माता जी नहीं मानेंगे ना। नहीं, मानो ना मानो, देखो 75 साल में रिटायर होना चाहिए अगर आपकी शरीर यष्टि जो है वो काम नहीं कर रही है। हम्म। इसके लिए है ना। जो बिल्कुल काम बिल्कुल कर रहा है वो 100 साल भी काम करेगा, बिल्कुल उसमें बिल्कुल कौन। वही और बोल भी रहे। दूसरी बात है कि मोदी काम नहीं कर रहे, मोदी तपस्या कर रहे। तपस्या तो 100 साल से ज्यादा चलती है। मोहन भागवत भी कोई गृहस्थी नहीं कर रहे, वो तपस्या कर रहे। उनके लिए रिटायरमेंट होती नहीं। रिटायरमेंट वो जो नौकरी धंधा करता है, गृहस्थी करता है, उसके लिए होता है। लेकिन भाऊ, क्या इससे मन में उनके ये आया है कि अब एक रिटायरमेंट ही उपाय बचा है मोदी से बचने का? हमने तो सारा बिल्कुल तिकड़ा बिल्कुल। देख लिया, मोदी हार नहीं रहा है। हाँ, वो हरा नहीं सकते तो ठीक है भाई, अपने आप निकल जाएगा। वो देखो इनिंग्स क्या डिक्लेयर होता कर है, दो। भूत वगैरह, भूत बाधा वगैरह ऐसे डर पैदा होते, तो राम 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 हनुमान चालीसा वगैरह शुरू कर देते हैं ना। जी। तो डर आपके मन में है ना, उसको कैसे भगाओगे? बाकी हम्म। सामने जो आएगा उसको भगाना अलग बात है, हम्म। लेकिन आपके मन में मोदी का डर है, उसको क्या करोगे? बाहर मोदी को हराना अलग बात है। इसको हम हरा नहीं सकते, हम इसको रोक नहीं सकते, ये इनकी समस्या है। और वो समस्या बाहर तो है नहीं, बाहर तो है नहीं, इनके बाहर तो नहीं अंदर है। है। इनके अंदर है, और आज की नहीं है। आपको याद दिला दूं, 2013 के जुलाई या अगस्त महीने में टाइम्स ऑफ इंडिया को इनके मीडिया इंचार्ज जो जयराम रमेश है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। हम्म। और उस इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनकर मोदी आए हैं। हम्म। ये आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, वो उस वक्त की बात है। हम्म। तो ये जानते हैं इसको हराना मुश्किल है, हटाना मुश्किल है। हम्म। और मोदी को हटा के क्या करोगे? मोदी खुद हट जाएंगे। हम्म। अब उन्होंने एक दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप बनाई है। हम्म। वो मार्गदर्शक मंडल में जाकर बैठेंगे, हम्म। वहां से चलाएंगे। और ये हम्म। इतने मूर्ख है, उनकी पार्टी कैसी चल रही है पवन खरा का पता है। सालों से कांग्रेस पार्टी की जो हालत हो गई है, उसको कांग्रेस अध्यक्ष होने की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार का कोई भी अपने आप अध्यक्ष होता है। वो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल बनी थी, उसका वो टाइटल सॉन्ग आपको याद है ना, हाँ, सदा बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष बना रहे था, याद है ना? जी तो जी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य, कांग्रेस का, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस पार्टी के लिए सदा अध्यक्ष बना रहता। बाकी नाम के लिए किसी को भी चुनो। तो अगर तुम्हारी हम्म। पार्टी अध्यक्ष ना होते हुए भी चल सकती है, खड़गे को लाकर भी राहुल गांधी ही चला सकते हैं, तो सरकार में मोदी को बैठने की क्या जरूरत है? मोदी कहीं भी बैठे,
वो भी सरकार मोदी ही चलाएंगे। डर आज का भी माहौल। बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, लेकिन हर कोई जाता है तो अमित शाह के पास जाता है। अमित शाह को अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं है। वो है और ये अध्यक्ष। पूरा पूरा अमित शाह की तो बात छोड़ दो, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पर अमित शाह के बेटे के नाम से रो रहा है, जय शाह के। उसने तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को कबाड़ खाना बना दिया है। बना तो दिया है। तो ये आप जिससे लड़ना चाहते हो, जिनको हराना चाहते हो, ये उनसे ऐसी मजाक की बातें नहीं करते, उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप अगर बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को हराना चाहते हो तो उनको सीरियसली ले लो। ये क्या काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी जान लगाकर काम करते हैं, क्या हम उतनी जान लगाकर काम करेंगे, ये सोचो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाकर इनको हटा नहीं सकते, इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि वो काम करते हैं। और ये आज की बात नहीं है। मुझे याद है 2013 में जब मोदी जी कैंपेन में उतरे थे, तब उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, मैंने उस पर पूरा आर्टिकल लिखा था मराठी में। मोदी जी बोले थे, जिसका खुद पर विश्वास होता है, इतिहास उसका होता है। बिल्कुल, मुझे याद है तो वो मोदी सेंटेंस। की ताकत कहाँ है, देखो ना। मोदी की ताकत मेजॉरिटी में नहीं है। अब तो भूल सर, गए, उसको हटाना इतना आसान है। 240 पर आ गया इंसान, मेजॉरिटी में नहीं है। आप भी नाच रहे थे कि हमने इनको मेजॉरिटी से नीचे आया। अरे मोदी का मतलब ही मेजॉरिटी है। ऐसे में वो बातें याद आती है, अमिताभ बच्चन का कोई फिल्मी डायलॉग है ना, हम खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू हो जाती है। या तो फिल्म का डायलॉग है, लेकिन मोदी ने वो सच करके दिखाया, माइनॉरिटी में होकर सच कर दिखाया, और वो समझ नहीं पाए। इसलिए ट्रम्प हो या वो एर्दोगन हो तुर्की का, उनको अभी समझ में आ रहा है कि मोदी क्या है। सर, मैंने आपको विशेषकर इस बात से बुलाया जिस पर मीडिया चर्चा नहीं कर रही है। महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े 2 अलायंस पार्टनर बिहार की राजनीति में इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। एक राजद और एक कांग्रेस। ये पूरे इनके आईटी सेल वालों की भी फोटोग्राफ है, उद्धव ठाकरे के साथ, संजय राउत के साथ। अब जो कुछ भी महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे चल रहा है, क्या भाऊ आपके अनुभव से ये संभव है कि उसका प्रभाव बिहार चुनाव पे न पड़े और जनता ये प्रश्न कांग्रेस के राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से न पूछे कि भाई उद्धव तो तुम्हारा ही मित्र है? जी बाबू। मित्र नहीं, साथी है। साथी, सॉरी, आपके साथी। अलायंस का हिस्सा है। हाँ। जिस इंडिया अलायंस के नाम पर तुम चुनाव लड़ रहे हो, उसी का हिस्सा है ना वो। और दूसरी बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी चालाकी से ये जेआर निकाला और वापस भी ले लिया। लेकिन उससे जो मामला महाराष्ट्र में पैदा हो गया, उससे बिहार की बीजेपी के और जेडीयू के हाथ में हथियार दे दिया ना जी। यही तो राज ठाकरे बिहारियों को मारता है। यही उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई के कंधे पर हाथ रखकर मीटिंग करता है, और कांग्रेस उनके साथ है। राजद उनके साथ है, मुख्य पार्टी राजद। ये प्रश्न राजद तो उनके कल साथ है। आज भी तो तो कल उठेगा। कंडेम करो उद्धव को। तो इसके लिए हथियार बीजेपी बिहार को मिलना चाहिए, इसीलिए तो जीआर लाया था। राजनीति तो वहां है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब आप मुझे एक जवाब दो जी। कि जब ये मामला गरमाने लगा, 1-1.5 महीने से चल रहा था, राज ठाकरे जोर शोर से बोल रहे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जोर जोर से चल रहा था। बाद में 1 हफ्ते पहले
जब इनका 5 जुलाई को मोर्चा था, तो एक हफ्ते पहले देवेंद्र फडणवीस ने सामने आके बड़ा खुलासा कर दिया कि अरे ये तो त्रिसूत्री भाषा की पॉलिसी थी, ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब बनी थी, हमने तो नहीं बनाई। बोला था ना, तो इनकी हवा निकल गई। तो बोले ठीक है, हम वापस लेते। अब ये बात सवाल पूछा जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे तो 3 साल पहले ही मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, तो जीआर अभी लाने की क्या जरूरत थी? जीआर तो उद्धव ठाकरे ने नहीं लाया, बिल्कुल जीआर देवेंद्र फडणवीस ने लाया और वापस ले लिया। तो पूरा जीआर लाया गया, वापस लिया गया, तो इनका चेहरा असली सामने लाने के लिए ही हुआ, बाकी कुछ उससे निष्पन्न नहीं हुआ कि ये जो ऑल इंडिया बनकर घूमते हैं, इंडिया बनकर घूमते हैं, इनका असली चेहरा क्या है, ये है। और दूसरी बात बोल दूं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा ट्रैप बनाया था। अचानक ये मराठी का मामला बाद में आ गया, उसके पहले 15-20 दिन, यानी पहलगाम का जो हमला है वो 22 अप्रैल को हुआ था। 22 अप्रैल के 2-3 दिन पहले एक पॉडकास्ट पब्लिश हुआ जो फिल्म डायरेक्टर महेश मांजरेकर का है। उसने सवाल पूछा था, अगर महाराष्ट्र चाहता है तो 2 चचेरे भाई साथ में आ सकते हैं क्या? तो राज ठाकरे ने जवाब दिया कि भाइयों के झगड़े मामूली होते हैं, महाराष्ट्र हित बहुत बड़ी बात है। अगर महाराष्ट्र हित का मामला है तो हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, बहुत क्षुल्लक है। उद्धव ठाकरे ने इमीडिएटली उसको जवाब दिया, हाँ चलो साथ आ सकते हैं। बाद में पहलगाम हो गया तो ये बातें पीछे फट गई, ऑपरेशन सिंदूर आ गया। ये सब होते होते अचानक से मराठी अपना हिंदी भाषी शक्ति का जीआर क्यों आया? गेम हो गया। मराठी मीडिया में इतना माहौल खड़ा कर दिया कि मानो 2 बंधु ठाकरे इकट्ठा हो गए तो महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा मोहरा बदल जाएगा, और आ गए। आपका अनुभव क्या कहता है कि उद्धव ठाकरे अपने पैरों से चलते चलते राज ठाकरे नाम के ट्रैप में आ गए। अब देखिए ये सब हुआ, इसी दरमियान एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर स्नेह भोजन के लिए जाते हैं। इसी दरमियान राज ठाकरे के घर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कराते हैं, और इसके बाद ये सब मामला हुआ है। मतलब राज ठाकरे को इस ढंग से आगे करना ही एक ट्रैप था। आप ये कह रहे हैं कि दिव्यास्त्र का प्रयोग जो है किया गया है राज ठाकरे का? बिल्कुल बिल्कुल, फडणवीस साहब ने वो दिव्यास्त्र चलाया है। हाँ, और उद्धव समझ नहीं पाया। नहीं, उद्धव को तो कुछ समझता ही नहीं है, उद्धव तो कुछ समझता ही नहीं है। और ये आ गए चलो, और मीडिया ने माहौल खड़ा कर दिया। देखो बाला साहब ठाकरे का सक्सेस जो था वो एंटी मीडिया में था, हाँ। और उद्धव ठाकरे प्रो मीडिया है, उनको हराने की जरूरत क्या है? तो ये बात है कि राज ठाकरे, अगर मैं मानता हूं कि देवेंद्र के इशारे पर ही बंधु मिलाप के लिए गए थे, तो दूसरे दिन उन्होंने बोल दिया कि चुनाव की युति की बात मत करो। तो भाई 2 भाई इकट्ठा क्यों हुए? एक मीटिंग के लिए हुए। बिल्कुल, राज ठाकरे ने अपने जो समर्थक है उनके लिए फतवा निकाला कि भाई युति की, अलायंस की बात मत करो, भाइयों की बात करो, लेकिन पार्टियों के अलायंस की बात बिल्कुल नहीं करना। तो मतलब क्या हुआ? उद्धव ठाकरे आगे आए और उधर लाइट ऑफ, कैमरा ऑफ, मामला खत्म। कमाल है, राजनीति कहां तो कहां तक गेम था, ये गेम था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाऊ, इसी बीच बिहार में आपको पता होगा कि
बिहार में, बंगाल में, असम में भी होने जा रहा है। ये जो फिर से वोटर आईडी कार्ड का गणना होने जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा बिहार में जैसे ही शुरू हुआ, बहुत बड़ा एक्सपोज सामने आया कि विदेशी नागरिक खूब मिले जिनके पास वोटर आईडी कार्ड, जिसमें म्यांमार के नागरिक और बांग्लादेश के नागरिक बहुतायत संख्या में मिले। ये एक्सरसाइज चुनाव आयोग बंगाल में, असम में और तमिलनाडु में भी करने जा रहा है और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास वोटर गायब हो जाएंगे। सर, इसके बाद बचेगा क्या महागठबंधन के पास? नहीं, ये तो देखो, ये तो होता रहता है, आज तक होते आया है। देखो, मुंबई में इतनी झुग्गी झोपड़ियां हमने देखी है पिछले 50-60 साल में। तो ये जानबूझकर अपने अपने वार्ड में बसाई गई है। अब ये अनऑथोराइज क्यों रखी जाती है? अनऑथोराइज क्यों रखी जाती है? क्योंकि उनको लाचार रखो तो अपना वोट पक्का हो जाता है। चुनाव जैसे नजदीक आने लगते हैं तो उन पर कोई नोटिस निकलेगी, ये निकलेगी, फिर जो कैंडिडेट है वो जाकर वहां तमाशा करेगा और मैंने बचाई तो तुम मुझे बचाओ। ये वोटर्स की राजनीति और चुनाव नीति बन गई थी, इसको धक्का लगेगा। और जो इंसान आज अगर अमेरिका को, चाइना को या पाकिस्तान को पैरों तले रोंदने इतना ताकतवर हो गया है, तो ऐसे जो फालतू छुटबई है उनको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? सीए के मामले में जो कुछ हो गया तो अब उसका पूरा बदला लिया जाएगा। अच्छा, अभी ये घूम रहा है कहानी, अब कहानी कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको, चुनाव आयोग ने अपनी साइड पेश की तो कोर्ट ने इनको भगा दिया ना, सिब्बल वगैरह को। तो ये होने वाला है, ये होने वाला है। देखो, एक बात होती है, जो सोना होता है ना, सोना होता है, उसको बड़ी भारी आग से निकलना पड़ता है। सच सोने जैसा होता है। तो ये सब अग्नि दिव्य करके निकलना पड़ेगा। सीता है तो सीता माई को अग्नि दिव्य करना पड़ता है, सत्व परीक्षा देनी पड़ती है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये तो होगा, इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू है। हाँ, कोई कलमा पढ़ने से मुस्लिम हो सकता है, लेकिन 2-3 मंत्र पढ़ने से कोई हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू होने के लिए आपको अपने आप की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कोई कन्वर्ट नहीं होता हिंदू। हिंदू मन से होता है। उसका नाम क्या है, वो जनेऊ पहनता है कि नहीं, ये सब दिखावे होते हैं, वो सब दिखावे होते हैं। बहुत भारी संख्या में मैं देख रहा हूं अलग अलग देशों में। अब देखो, हमने कल परसों घाना में देखा, मोदी जी का मंत्रोच्चारण में वो कृष्ण वर्णीय स्वागत कर रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनको क्या कन्वर्ट किया है? वो है वैसे ही है, वैसे ही। लेकिन वो स्पिरिचुअली कन्वर्ट हुए। शिवबंधन हाथ में बांधने से कोई भी शिव सैनिक बन जाता है। जिसको मराठी भी नहीं आता, प्रियंका चतुर्वेदी, वो मराठी नहीं बोलेगा तो तोड़ देंगे बोलती है, वो भी हिंदी में बोलती है। तो शिवबंधन बांधने से कोई शिव सैनिक नहीं होता। उसी ढंग से एक बात समझनी पड़ेगी कि मोदी जिस ढंग से जा रहे हैं, वो कोई आपको गठबंधन बनाने से या आईडी कार्ड लेकर नागरिक बनना इतना मुश्किल हो जाएगा। अभी मुश्किल हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। अगर पाकिस्तान में उधर डर पैदा हो गया मोदी का, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? अभी वो रेखा गुप्ता जी ढंग से काम कर रही है। उसी इलाके में सीए के बाद आंदोलन हुआ था ना, शाहीन बाग वगैरह वगैरह, उसी इलाके में कैसे बुलडोजर चल गया। अब दिखाने आ गए कागज नहीं दिखाएंगे, आंदोलन चल रहा था, अब कागज दिखा रहे। अब कागज दिखा रहे। लगता है समय देना चाहिए। मैं मानता हूं
कि मोदी हो, योगी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, हमारा हिमंतो हो, इनको समय देना चाहिए। हम ठीक। इतने उतावले हो गए कि कल हमने वोट दिया, आज रिजल्ट क्यों नहीं है, इतना उतावला मत होना। ये लोग देश बदलने निकले, और मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी सरकार नहीं चला रहे, देश चला रहे, क्या बात, और क्या बात। इस सामर्थ्य से चला रहे, इतने विश्वास से चला रहे कि आज ट्रंप भी डर गया है। बाकी सब 14 देशों पर ट्रंप टैरिफ लगाकर क्लियर कर दिया, फिर हमारी भी जो टाइम था वो खत्म हो गया। टाइम लिमिट क्यों नहीं भारत पर लगाने की हिम्मत की? तो खेल चल ये रहा है दोनों। ताकत जिसके पास है उस पर लड़ना आसान नहीं, लेकिन जो मोदी जी के समर्थक है उनको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, जी पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जो कर भाव रहा है उसको आखिरी, करने दो। जी भाव आखिरी प्रश्न, आपने बोला कि मोदी सब करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं। ये म्यांमार में जो है अल्फा 1 कैंप के अंदर जो है टॉप कमांडर नयन असोम पूरा घुस के एकदम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बहुत खतरनाक ढंग का ऑपरेशन सिंदूर से जैसा ही खतरनाक हुआ है। चीन को मैसेज चला गया, बांग्लादेश को चला गया, म्यांमार को। मैं तो कह रहा था शो के शुरू में कि कांग्रेस के छाती पर ही मूंग अभी अगले 6-7-8 साल मोदी दलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के भी छाती पे चढ़ के अभी मोदी जो है डांस करने वाले हैं, बोले कि रुको अभी तुम लोग, अभी मैं रिटायर नहीं हो रहा। नहीं, मोदी रिटायर होने की बात ही छोड़ो, और जिस ढंग से जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जियो पॉलिटिक्स देखो, अब देखो प्रेमा खांडू अरुणाचल के मुख्यमंत्री है और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बोल रहे हैं। हाँ, बोल वो रहे बोले कि चाइना के साथ हमारी बॉर्डर नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? हमारी बॉर्डर तिब्बत से है, और तिब्बत बिल्कुल। से बॉर्डर है, उसका मतलब क्या? तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते। और इसका कारण मालूम है आपको? चाइना की जो आर्मी है उसके जवान लद्दाख में, तिब्बत में कंपलसरी ड्यूटी पर आना नहीं चाहते, भाई हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े हैं और लगातार खड़े हैं। हमारा बहुत सारा सामान वहां जाके पड़ा है, चाइना जंग से डरा हुआ है। तो ये सब इसकी तैयारियां मैं बोलता हूं ना 10-12 साल से चल रही है, ये अचानक नहीं हुआ है। और जो बात होती है ना, मोदी जी पोजीशन में सब लाते हैं, जैसे हम देखो ना, जो सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन होता है वो पूरी फील्डिंग लगाता है, और उस फील्डिंग के लिए अपना बॉलर तय करता है, और फिर बॉलिंग शुरू हो जाती। तो 10 साल गए फील्डिंग लगाने में गए, अब बॉलर छूटेगा तो विकेट होगी, विकेट गिरेगी। क्या क्या हुआ है देखो, पाकिस्तान डगमगाया गया, उधर चाइना में केओस हो गया, ट्रंप के सामने ये डॉलर का जो स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। बहुत सारे मामले हो रहे, लेकिन मोदी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ना मोदी बोलेंगे। मोदी जी का एक तरीका होता है, इशारा होता है, आपको समझना है, ना समझो तो रौंद कर मारे जाओगे। ना समझो तो रौंद के मारे जाओगे। पता नहीं बेचारा बांग्लादेश का क्या होगा, वो समझ ही नहीं रहा ना। नहीं, इतना इशारा। बांग्लादेश की बात छोड़ो, आज तिब्बत कैसा बचाना ये चाइना के लिए प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम तो आ चाइना गया के खड़े। लिए तिब्बत कैसे बचाना, और उसी समय पर दलाई लामा के लिए इन्होंने नंबर कुछ 90 की वर्षगांठ के लिए बड़ा जोर शोर से उसको बधाई दी, तो किरण पाकिस्तान रिजिजू को भेज दिया। हो गया। अब चाइना ऐसे फंसा है कि साले पाकिस्तान ने हमको फंसा दिया, क्योंकि इनकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गई है चाइना की, चाइना के हवाई जहाज फेल हो गए। हमारा ब्रह्मोस पूरा चाइना कवर कर सकता है जो है वो, और उसको
चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाती, ये बैटल ट्रायल हो गई है। इससे चाइना घबरा है कि ये उठकर हम पर भी कुछ छोड़ दे। हाँ, भरोसा नहीं। सिचुएशन कैसी पैदा की है देखो, F-16 गिराया और F-35 नहीं चाहिए बोला, तो किसी को समझ नहीं आया। अब पता चलेगा टाइम मैगजीन में द ग्रेट डिवाइडर, ये आर्टिकल 2019 के चुनाव के पहले किसी ने लिखा था और कवर स्टोरी टाइम ने की थी। उसका मायने क्या होता है ये वेस्टर्न जर्नलिस्ट को पता चलेगा। अब पता चलेगा डिवाइडर इन चीफ क्या है। पता चलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो मोदी को समझना मुश्किल है ना, इसीलिए तो आपको बुला लेता हूँ बीच बीच में, जब दर्शक भी भ्रमित होते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखो जिस ढंग से मोदी सोचते हैं, हमको उस ढंग से सोचना पड़ेगा, तब पता चलेगा ये क्या खेल कर रहे हैं, ये क्या खेल कर रहे हैं। अब देखो परसों IIT में अजीत डोभाल ने एक स्टेटमेंट दिया, फिर गड़बड़ा गए सब। उन्हें बोला एक शीशा नहीं टूटा है, होगा फोटो लेके आओ। हाँ, तो फोटो लेकर के राफेल गिराए चिल्ला रहे थे, आप तो एक शीशा तोड़ा हुआ प्रूफ नहीं दिखा सकते। और उन्होंने पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया को ब्लेम किया है अजीत डोभाल ने। हाँ, वो वहां गए शंघाई क्या बोलते कॉर्पोरेशन में, तो हमारे राजनाथ सिंह सिग्नेचर करने के लिए पेन खोला, बंद नहीं किया, खुला रखकर सिग्नेचर नहीं की। राजनाथ सिंह आंख उठाकर दिखा रहे, मोदी की तो बात अलग है। जयशंकर आवाज चढ़ा के बात करते। कल परसों की बात है, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वहां जाके हरदीप पुरी क्या बोला, या और एक मिनिस्टर है मोदी का, वो बोला हमारे अंडमान में जो काम चल रहा है उसमें तो 8-9 गियाना है अंदर, वो निकालेंगे तो यहां ऐसे ही हम 20 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। तो एक एक मिनिस्टर भी आंख उठाकर बात कर रहा है। और दूसरी जगह मोदी जिस ढंग से ढोल बजाते हैं, तो क्या बता रहे मोदी कि देखो फर्क होता है कि अमेरिका डोमिनेट करना चाहता है, चाइना आपको गिरवी रखना चाहते हैं। हम बोलते हमारे रोटी का एक टुकड़ा तुम भी खा लो, कोई बात नहीं, भूखे मत रहो, हमारे साथ रहो, खुश रहो, वरना गोली खाओ। वरना तो गोली तो है ही, गोली तो है। हम डोमिनेट नहीं करना चाहते, हम तुमको गुलाम नहीं करना चाहते, हम साथी बनाना चाहते, छोटा भैया बनाना चाहते, नहीं तो दुश्मन बन जाओ, चॉइस तुम्हारा है, छोटे भाई बनो या दुश्मन बनो, चॉइस तुम्हारा। तो जो जिस तरीके से चल रहा है, ये जो एस्टेब्लिश जिसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, इसके बाहर की बात है, इनके समझ में नहीं आ रही, इनके समझ में नहीं आ रही। वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो में आए। दर्शकों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हिंदी भाऊ सर का जो चैनल हिंदी है प्रतिवाद, उसको देखिए। वहां थंबनेल क्वालिटी का नहीं मिलता, कंटेंट क्वालिटी का मिलता है। मैं भी जा करके देख के आता हूँ रोज, प्रतिदिन, जिस दिन भी डलता है। आप भी देखिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, आशीर्वाद बनाए रखिए बालक पे। प्रणाम, चरण स्पर्श। ओके, नमस्कार।